Then 6.40, suppose the average mass of raindrops is 3 into 10 to the power minus 5 kg and their average terminal velocity is 9 meter second inverse. Calculate the energy transferred by rain to each square meter of the surface at a place which receives 100 centimeter of rain in a year. अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ रेन के लिए। आपको ये सब दिया है गिवन, मास ऑफ ड्रॉप 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 के जी, टर्मिनल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो सरफेस के पास होती है, जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एनर्जी आपको फाइंड करना है, ऑब्वियसली आपको दे दे के काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। के इज इक्वस टू ई इज इक्वस टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो एम है ये आपको फाइंड करना है अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा। एक और चीज़ आपको दी है हाइट 1 मीटर। अब आप देखिए, आप गलती से भी ये जो m है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 के जी, इसको हाफ एम वी स्क्वायर में ना रख दीजिएगा, क्योंकि मास ऑफ ड्रॉप है, एक बूंद का मास इतना है। ठीक है, हमें स्क्वायर मीटर तो सरफेस पे कितनी बारिश गिरी है उसका मास निकालना है, जिससे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। ये चीज़ आप समझिएगा, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय रेन टू ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द सरफेस। ठीक, तो क्या कर सकते हैं मास निकालने के लिए? आपको एक जगह चाहिए वॉल्यूम, एक जगह चाहिए डेंसिटी रो। डेंसिटी तो पता है आपको कितनी होती है, 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये फैक्ट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ चुके हैं, ये 9-10 में पढ़ चुके हैं। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको दे रखी है हाइट h, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, हाइट की यूनिट मीटर। तो इसमें मीटर स्क्वायर वाली कोई सी चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब मीटर स्क्वायर वाली चीज़ क्या होती है? एरिया। ठीक, तो ये हो जाएगा एरिया इंटू हाइट h। इस तरह से इसको सोचिएगा आप। ले दे के आपको मास ऑफ रेन पे जाना है, मास निकालने के लिए डेंसिटी और वॉल्यूम चाहिए, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हम एक बूंद की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे रेन की बात कर रहे हैं। हमें दे रखा था स्क्वायर मीटर ऑफ द सरफेस और हाइट दे रखी थी 1 मीटर। अब स्क्वायर मीटर ऑफ द सरफेस, सरफेस कैसा है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, यहाँ बोली रखा है ना स्क्वायर मीटर, और साथ में ईच। तो एरिया कितना हो जाएगा आपका? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, और हाइट भी 1, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब। इस तरह से आपको क्वेश्चन में से ये सारी चीज़ें डिड्यूस करनी है समझ के। ईच स्क्वायर मीटर, इसका मतलब क्या है? डेंसिटी को कैसे यूज़ करा जाए, वॉल्यूम को कैसे यूज़ करा जाए। अब डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसको आप एक काम कीजिए कैपिटल एम कर दीजिए, क्योंकि इसको हम ले सकते हैं स्मॉल एम। ठीक है, छोटा एम मतलब एक बूंद। तो दिस इंप्लाइज रो इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ऑफ रेन। तो 10 टू द पावर 3 इंटू 1 मतलब 10 टू द पावर 3 kg इज इक्वल्स टू कैपिटल एम। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ कैपिटल एम टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ये आपको दे रखी थी कितनी? 9, या फिर 4.05 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल्स। ये इसका आंसर है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देन 6.41, एन इंजन इज अटैच्ड टू अ वैगन थ्रू अ शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। द सिस्टम विद अ टोटल मास ऑफ 50,000 kg is moving with a speed of 36 km or inwards. When brakes are applied to bring it to rest, in the process of the system being brought to rest, the spring of the shock absorber gets compressed by 1 meter. If 90% of the energy of the wagon is lost due to friction, calculate the spring constant. ये भी इजी क्वेश्चन है, एनर्जी कन्वर्शन का क्वेश्चन है। किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई आपकी एनर्जी, कितना परसेंट लॉस हुई, लाइक दैट। अब जो चीज़ें आपको दे रखी है उनको लिख लेता हूँ पहले मैं। देखिए, इतनी चीज़ें आपको गिवन है। पूरे सिस्टम का मास 50,000 kg, स्पीड आपको दे रखी थी किलोमीटर पर आवर में, इसको मैंने कर दिया मीटर पर सेकंड में, ऐसा यूनिट में, इसका आप ध्यान रखना। कंप्रेशन इन स्प्रिंग 1 मीटर। अब जैसे ही आपने देखा कंप्रेशन इन स्प्रिंग, आप समझ गए कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, मतलब हाफ mv² इज कन्वर्टेड टू हाफ kx²। ऐसा कुछ हो रहा है, यह हमें एक आइडिया मिल गया, ठीक। पर पूरी तरह ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ज़रूर हुआ, पर साथ में कुछ हीट भी हमें मिली, हीट या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हमें कुछ मिली। क्यों? क्योंकि आपको दे रखा है कि 90% ऑफ एनर्जी ऑफ द वैगन इज लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ब्रेक लगाते समय वो चीज़ रुकी, वैगन घिसाया, टायर घिसाए, वो चिंगारी निकली, आग निकली, हीट निकली, लाइट निकली, तो 90% काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई। तो बची कितनी? 10%। तो 10% काइनेटिक एनर्जी असल में इस कंप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह से इसको आप अप्रोच कीजिएगा। चलिए, तो हम बारी बारी से फाइंड कर लेते हैं। पहले आपकी काइनेटिक एनर्जी जब भी चल रहा था हाफ mv², तो हाफ इंटू मतलब ये 25000000 या फिर 2.5 इंटू 10⁶ जूल्स। अब एज 90% ऑफ दिस k ओनली 10% इज ट्रांसफर्ड शॉक एब्जॉर्बर, ठीक। तो हाफ kx² इज इक्वल्स टू 10% ऑफ k, मतलब 10/100 इंटू 2.5 इंटू 10⁶। आपको निकालना है k, स्मॉल k है ना, ये कैपिटल k है, कंफ्यूज होना आप। तो हाफ इंटू स्मॉल k और x आपका था कितना? 1। तो 1 इंटू 1 लिखे ना लिखें की बात है, वो तो 1 ही होना है। तो 5.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर, है ना, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट है। इस तरह से ये सॉल्व होगा, ये इसका आंसर। देन 6.42, एन एडल्ट वेइंग 600 न्यूटन raises the center of gravity of his body by 0.25 meter while taking each step of 1 meter length in jogging. If he jogs for 6 km, calculate the energy utilized by him in jogging, assuming that there is no energy loss due to friction of ground and air. Assuming that the body of the adult is capable of converting 10% of energy intake in the form of food, calculate the energy equivalents of food that would be required to compensate energy utilized for jogging. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वही वाली बात है, कन्वर्जन। अब इसमें आपको 600 न्यूटन इसका वेट दे रखा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे mg इज इक्वल्स टू 600 न्यूटन आपको दे रखा है, बस इसी का आपको ध्यान रखना है, बाकी तो सब इजी है। और इवन हमने इसके साथ भी क्वेश्चन किया था, शायद लिफ्ट वाला था, नॉर्मल रिएक्शन में था कोई सा क्वेश्चन जिसमें mg दे रखा था, आपको वेट नहीं दिया था, मास नहीं दिया था, ऐसा बोलना चाहिए। अब आगे इसमें दे रखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय 0.25 मीटर। हाँ, जब भी अपनी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इतना रेज कर रहा है 0.25 मीटर से, तो ऑब्वियसली ये क्या है? वो हाइट है जो कि आपकी एनर्जी में आना है। तो ये आपका है h इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर। अब आप समझ गए हैं h आ गया है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद ये 6 किलोमीटर तक चला, 6 किलोमीटर तक चला, जिसमें हर स्टेप की लेंथ 1 मीटर थी। मतलब इसने कितनी बार अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी 0.25 मीटर से उठाया, ये आपको समझना है। तो कितनी बार उठाया? लेंथ थी आपकी 1 मीटर, टोटल डिस्टेंस वो था 6 किलोमीटर, मतलब 6 इंटू 1000 मीटर। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस अपॉन लेंथ 6000 अपॉन 1 मतलब 6000। तो इतनी स्टेप्स लेने में कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई, ये आपको बताना है। पहली चीज़ ये, तो टोटल एनर्जी यूटिलाइज्ड इन जॉगिंग, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेप्स, इसको आप मान लीजिए चाहे तो n, स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाय mgh। आप इसका ध्यान रखिएगा, 6 किलोमीटर तक ही चला है, जिसमें हर स्टेप की लेंथ थी 1 मीटर। तो इससे हम नंबर ऑफ स्टेप्स निकालेंगे। इसको आप गलती से भी h मत ले लीजिएगा, क्योंकि आपको वेट 600 न्यूटन जो कि था mg, इसके साथ हाइट देखनी थी, तो जाके आपको एक एनर्जी मिलेगी। गलती से भी आप h को 6 किलोमीटर, 6000 मीटर, 1 मीटर ये मत ले लीजिएगा। ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं, इसलिए
चलिए, तो n 6000, mg था आपका 600 और h है आपका 0.25। वेरी वेरी इजी। तो ये आपको मिल रहा है 9 × 10⁵ जूल्स। अब आगे उन्होंने क्या बोला है कि खाना खा के जितनी एनर्जी ये गेन करता है, ऑब्वियसली खाना खा के एनर्जी मिलती है आपको, तो उसकी 10% एनर्जी इस जॉगिंग में खर्च हो जाती है, एक्सपेंडेड इन जॉगिंग। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी से कितनी होगी, हम मान लेते हैं x। लेट द इनटेक एनर्जी विच ही गेन्ड बाय इनटेकिंग न्यूट्रिएंट्स फूड बी x। तो x का 10%, 10% ऑफ x, ये आपको दे रखा है कितना, 9 × 10⁵ जूल्स। 10% एनर्जी खर्च होने के बाद आपको इतना मिल रहा है। इसका ध्यान रखना, गलती से इसमें 10% मल्टीप्लाई मत कर देना आप, मैथमेटिक्स क्वेश्चन है ये। तो 10/100 × x इज इक्वल्स टू 9 × 10⁵। कुछ नहीं होगा, एक 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 9 × 10⁶ जूल्स। ये इसकी इंटेक एनर्जी रहती है, जिसमें से कि 10% एनर्जी जॉगिंग में यूटिलाइज हो जाती है। तो ये आपका आंसर है। देन 6.43, ऑन कंप्लीट कंबस्शन अ लीटर ऑफ पेट्रोल गिव्स ऑफ heat equivalent to 3 × 10⁷ joules. In a test drive, a car weighing 1200 kg, including the mass of driver, runs 15 km per liter while moving with a uniform speed on a straight track. Assuming that friction offered by the road surface and air to be uniform, calculate the force of friction acting on the car during the test drive if the efficiency of the car engine were 0.5. ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एनर्जी वर्सेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों, क्योंकि एक फोर्स है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन। तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज योर एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक, इस तरह से इसका रिलेशन है। अब क्या दे रखा है आपको, ये समझिएगा। इन्होंने पहले आपको एक फैक्ट दिया है, ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ अ लीटर ऑफ पेट्रोल वी गेट 3 × 10⁷ जूल्स ऑफ एनर्जी। ये एक फैक्ट है। उसके बाद ये एनर्जी में से इस कार ने कितनी एनर्जी ली, वो हम इसकी एफिशिएंसी को देख के पता कर सकते हैं। एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल्स टू इन जनरल होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट जनरली हमने इतना दिया, तो आउटपुट कितना आया, ये होगा कार के लिए, क्योंकि इतनी एनर्जी कार ने यूज़ करी ना। तो एफिशिएंसी आपको दे रखी थी कितनी, 0.5, 50%। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट विच इज़ योर एनर्जी यूज्ड बाय कार। जितना मिलना चाहिए उसका 50% ले पा रहा है ना ये, ऐसा। तो 0.5 × 3 × 10⁷ इज इक्वल्स टू, ये मान लीजिए आप, तो 1.5 × 10⁷ जूल्स। अब इतनी एनर्जी ली और कितना चला ये, 15 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर के हिसाब से ये इतना चल पा रहा है, और यहाँ पे वो कंबर्शन दिया था 1 लीटर का, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ले दे के 15 किलोमीटर चल रहा है ये। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको मान लीजिए आप s इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर, मतलब 15 × 10⁻³ मीटर। अब ये पूरी एनर्जी यूटिलाइज हुई इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द रोड। तो E, दिस एनर्जी इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स F इंटू दिस डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस चलने में ये फ्रिक्शनल फोर्स F एक्ट करा। अभी आपको मैंने बताया वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एनर्जी। ये एनालॉगी में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वेरी वेरी इजी। और ऐसा होना भी है ना, ये एनर्जी लग रही है इसको ओवरकम करने में। तो F कितना हो जाएगा, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1.5 × 10⁷ डिवाइडेड बाय S है आपका 15 × 10⁻³, मतलब 10⁻³ न्यूटन। इतने फ्रिक्शनल फोर्स को इसने ओवरकम किया। ये इसका आंसर है।